और बाकी सभी औषधियों को लगाने के तरीके के बारे में। कैसे उसकी नर्सरी डालनी है, किस मौसम में कैसे उगना है, इन सब के बारे में जो है चर्चा करेंगे। क्योंकि जहाँ एक तरफ औषधि का कंज़प्शन यानी कि औषधि का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, उसकी पहचान ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ उसको ठीक से उगाना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं गार्डनिंग नहीं जानते हैं। गाँव वगैरह में हालाँकि खेती वगैरह करते हैं, लेकिन औषधि पौधों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो कौन-सी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल जैसे हम लोग सब्ज़ी उगाते हैं, बस वैसे ही इसको भी जानना है और इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग एक औषधि पौधा है कालमेघ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले 2 शब्द कहूँगा कि आप लोगों ने सुना होगा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इनके बहुत सारे मतलब होते हैं, ऋषि-मुनि जो भी श्लोक या वाक्य बोल गए हैं, उसका हर एक इंसान अपना-अपना एक मतलब निकाल सकता है। उसके जो दृष्टिकोण है उसी के हिसाब से उसका मतलब रहता है। बुरे लोग उसका बुरा मतलब निकालते हैं और अच्छे लोग उसका अच्छा मतलब निकालते हैं। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें, तो इसका मतलब यह भी कहा जा सकता है कि जैसा हमारे अंदर चल रहा है, यानी कि हम जैसा सोच रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, जैसा पी रहे हैं, यानी कि हमारे शरीर में जैसा भी दृष्टिकोण पनप रहा है, उसी के हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। यानी कि अगर हम बीमार हैं और हम दुखी हैं, तो जितनी भी दुनिया के लोग हैं या जितनी भी दुनिया के संसाधन हैं, सब हमको नीरस लगने लगते हैं, सब दुनिया पूरी जो है हमें बेकार लगने लगती है। तो ऐसे ही अगर हम खुशी होते हैं, यानी सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो पूरी दुनिया जो है हमें सुहानी लगती है बहुत अच्छी लगने लगती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और सुखी रखने के लिए जो है समय-समय पर हमें अपने शरीर की तरफ ध्यान देना होता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जो ये शरीर है, यही बुढ़ापे तक साथ देता है। यानी कि हम बूढ़े हो जाएँगे तो भले लड़के, बच्चे, माँ-बाप ये सब साथ ना रहें, लेकिन ये शरीर साथ रहेगा तब जब तक आप जी रहे हैं। तो अगर इसके लिए आप 15-20 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर जीना जो है वो व्यर्थ ही रहेगा क्योंकि इसको जो ये शरीर है इसको हम लोग मंदिर के समान मानते हैं। इसकी साफ-सफाई करना इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना, कहीं रंगाई-पुताई कम हो गई तो उसको रंगना-पोतना और कोई टूट-फूट हो गई है तो उसको मरम्मत करना। इस प्रकार से जैसे हम मंदिर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमको शरीर का भी थोड़ा बहुत ध्यान प्रतिदिन रखना रहता है। तो अपने शरीर को थोड़ा-थोड़ा समय दीजिए ताकि ये आपको बुढ़ापे तक आपका साथ दे सके और आप प्रसन्नचित्त होकर इस दुनिया को बहुत ही अच्छे नज़रिए से देख पाएँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा औषधि पौधा है कालमेघ। तो कालमेघ एक बहुत ही उपयोगी जड़ी-बूटी है। इसके बारे में जो है बहुत सारे ऋषि-मुनियों ने बहुत सारी बातें कही हैं। ये बहुत ही कड़वी औषधि है, बहुत तिक्त रस की होती है, यानी खाने पे पूरा मुँह जो है कड़वा हो जाता है। लेकिन इतनी गुणकारी औषधि होती है कि इसको लगभग-लगभग प्रतिदिन सभी को लेना चाहिए। तो कालमेघ का उपयोग जो है बहुत सुरक्षित रहता है। इसको बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही आयुर्वेद में प्रमाणित बूटी कही गई है और जो मुख्यतः जो है बुखार पे, लीवर, पेट के जो भी रोग होते हैं, खून की जो कमी होती है या खून में जो आजकल जो शब्द चल रहा है शरीर को डिटॉक्स करना, तो उस प्रकार से आप इसको डिटॉक्स जो है शरीर को करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमारा शरीर डिटॉक्स होगा, तो हमारी इम्यूनिटी भी जो है वो बूस्ट हो जाएगी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है। तो अगर इम्यूनिटी अच्छी है, तो हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं लगते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहते हुए जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। क्योंकि शरीर स्वस्थ है, तो उसके अंदर एक स्वस्थ मन भी रहेगा और मन अगर जो स्वस्थ है, तो वो अच्छा-अच्छा सोचेगा, अच्छा-अच्छा करेगा दो लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग काल्मेघ के बारे में जानते हैं। तो ये जो तिक्त रस वाली जो काल्मेघ है, पहले इसकी जगह पे जो है चिरायता का प्रचलन ज़्यादा था। चिरायता ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में लगता है, तो उसके प्रतिनिधि जड़ी-बूटी के रूप में यानी कि उसके स्थान पर जो है काल्मेघ का उपयोग किया जा सकता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि काल्मेघ सभी जगह बहुत ही आसानी से उग जाती है।
इसकी खेती भी अक्सर लोग करते हैं और इसकी खेती करना भी बहुत आसान है। अ, ये वात, पित्त और कफ तीनों को ही बैलेंस करती है, लेकिन थोड़ी तिक्त रस की होती है और पेट को साफ करने का भी काम करती है, तो जिनको दस्त वगैरह लगते हैं, उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल थोड़ी कम मात्रा में करना है। बाकी ये निरापद है, ज़्यादा हो जाएगी तो बस लूज़ मोशन थोड़ा-सा हो सकता है, लेकिन उससे भी कोई नुकसान नहीं है। हमारा शरीर एक प्रकार से थोड़ा शुद्ध ही हो जाता है, सफाई हो जाती है उसकी। तो सबसे पहले देखेंगे बुखार की, तो बुखार में कैसे प्रयोग करना है? सिंपल सा है, इस समय बुखार चल भी रहा है, वायरल बुखार है, डेंगू, मलेरिया का जैसे बुखार है, अभी आने वाला है, तो उसमें बहुत ही उपयोगी दवाई है। इसका अर्क या काढ़ा, इसको जो है दिन में 2 से 3 बार अगर आप ले लेते हैं, तो बुखार में बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। मलेरिया में जो है इसको 2 या 3 काली मिर्च मिला के अगर जो इसका चूर्ण सेवन करते हैं, तो मलेरिया में बहुत बढ़िया काम करता है। मलेरिया में और भी दवाई आप जो भी खा रहे हैं, वो खाते रहिए और साथ में इसको अगर जो ले रहे हैं, तो और अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हमने बताया ये लीवर पे भी बहुत अच्छा काम करती है और मलेरिया का अ, जो भी प्लाज़्मोडियम वायरस करके जो भी विषाणु है, वो हमारे लीवर पे ही अटैक करता है, लीवर और खून दोनों को ही दूषित करता है और कालमेघ हमारे लीवर और ब्लड दोनों को ही साफ करती है। तो उसमें से जितनी भी गंदगी होती है, उसको साफ करके हमारा रक्त को शुद्ध करती है और हमारा स्वस्थ शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है। बुखार चाहे जैसा भी हो, चूँकि ये कड़वी है दवाई, तो कड़वी दवाई होने के कारण इसको आप मिश्री के साथ भी ले सकते हैं इसके काढ़े को और आप चाहें तो इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बना सकते हैं। सुखाकर इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बना लीजिए गुड़ के साथ गोंद के साथ या ऐसे ही और उन गोलियों को भी आप सुबह-शाम ले सकते हैं। क्योंकि अभी बताया हमने यह रक्त शोधक है, यानी कि इसके सेवन से पित्त बैलेंस होता है और पित्त जो है रक्त में जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, यानी कि जो भी टॉक्सिन्स हैं, उनको धीरे-धीरे बाहर निकाल देता है किडनी के थ्रू, तो ये धीरे-धीरे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इसमें आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए ये खून को भी बढ़ाता है। इसके साथ ये तिक्त रस की होने के कारण शुगर को भी नियंत्रित रखता है, यानी कि जिसको शुगर की बीमारी है, शुगर की समस्या है, तो वो भी जो है इसका सूखे पत्ते का जो काढ़ा है, लगभग 20 से 40 एमएल का काढ़ा पानी में उबाल कर पत्तों को लगभग 2-3 ग्राम पत्ते और 100 ग्राम पानी में उबाल के उसको 50 एमएल या 40 एमएल कर लेते हैं और उसको अगर जो आप पीते हैं सुबह-शाम खाली पेट में, तो आपका शुगर भी बहुत अच्छे से नियंत्रित होता है। आपकी त्वचा में खाज है, खुजली है, छोटे-छोटे बार-बार फुंसियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पर भी जो है आप कालमिर्च का जो अर्क है उसको त्वचा या घाव पर डायरेक्ट लगा भी सकते हैं और इसको पंचांग जो है इसका काढ़ा पीने से आपकी ये समस्याएँ अंदर से धीरे-धीरे करके ठीक हो जाती हैं। तो दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, बाहरी प्रयोग भी कर सकते हैं और आंतरिक प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ अभी बताया कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, तो उसके लिए कैसे प्रयोग करना है? तो बहुत ही लोकप्रिय नुस्खा है, जिसको कहते हैं कालमेघ का काढ़ा। इसमें कालमेघ की ताज़ी पत्तियाँ लेनी हैं या सूखी पत्तियाँ भी आप ले सकते हैं। उनको 10 से 15 ग्राम की मात्रा में लेकर 250 एमएल पानी में आपको उसको उबालना है। तो बढ़िया पत्तियों को साफ कर लीजिए, पत्ती के इसका पूरा पंचांग आप प्रयोग कर सकते हैं, जड़ से उखाड़ कर इसको जड़ की थोड़ी मिट्टी साफ कर लीजिए, थोड़ा बहुत पत्ते जो हैं उसकी मिट्टी साफ कर लीजिए और इसको अ, लगभग 1/4 रहने तक जो है पानी में इसको उबालिए। 250 एमएल पानी जब लगभग 50 एमएल, 70 एमएल ऐसे बचे, जितना कम बचे उतना ही अच्छा है क्योंकि कम पीना पड़ेगा कड़वा होता है। तो उसमें आप मिश्री डालकर अगर आपको शुगर है तो आप मिश्री मत डालिए, अगर शुगर नहीं है, आप ले सकते हैं तो इसमें मिश्री डाल दीजिए क्योंकि मिश्री ठंडी होती है, वो भी बुखार में काफ़ी अच्छा काम करती है, इम्यूनिटी में काफ़ी अच्छा काम करती है। तो दिन में जो है 2 बार आप बुखार में, पेट के रोग में, इम्यूनिटी के लिए सब में आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद ये लीवर को बहुत अच्छे से साफ करती है, इसलिए आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे आपका लीवर बढ़ गया है, आपको फैटी लीवर हो गया है, आपको जो है सीलिया हो गया है यानी हेपेटाइटिस हो गया है, यहाँ तक कि आपके अगर पित्त में, गॉल ब्लैडर में छोटे-छोटे स्टोन जैसे बनना अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप कालमेघ का अगर काढ़ा लेते हैं, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्टोन जो है धीरे-धीरे घुल के
निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जो छोटी-छोटी जो गॉल ब्लैडर की पथरी बनती है, कोलेस्ट्रॉल की होती है। तो कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे कालमेघ उसको घोल के धीरे-धीरे उसी नलिका से बाहर निकाल देता है। तो लीवर की रक्षा करता है, हेपेटाइटिस में, पीलिया में, लीवर की कमजोरी में, इन सभी में जो है कालमेघ का आप सेवन कीजिए, इसके पत्ते का काढ़ा बना के पीजिए या इसका चूर्ण का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। और अब तो इसका घनसत्व बना के छोटे-छोटे कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में भी आने लगा है। तो उसको भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी आप सेवन कीजिए, तो आपके लीवर के लिए और आपकी जो भी लीवर की कमजोरी है, बुखार की वजह से जो लीवर में कमजोरी आ जाती है, उन सभी में जो है बहुत ही उपयोगी है। इस समय जो वायरल चल रहा है उसको आप देखेंगे कि आप बुखार भी आता है और आपके पेट में दर्द होता है। पेट में क्या वो पेट में ऊपरी हिस्से में जो दर्द होता है वो लीवर की में जो सूजन आ जाती है उसी की वजह से दर्द होता है। तो वहाँ पर आप कालमीन का काढ़ा लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो किसी भी प्रकार की अगर पेट की समस्या है, आपको दस्त आ रहे हैं, आपको अपच है, आपको कब्ज़ है अथवा गैस के लिए भी कालमेघ के रस या चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये दस्त में भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो स्टार्टिंग में थोड़े से दस्त होंगे, लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो पुराने से पुराना जो दस्त होता है, जो किसी दवाई से नहीं ठीक होता है, वो कालमेघ से धीरे-धीरे रिवर्स होने स्टार्ट हो जाता है। पेट में जिसको एसिड ज़्यादा बनता है, गैस ज़्यादा बनती है, वो भी अगर कालमेघ का काढ़ा वगैरह लेते हैं, तो आप देखेंगे उनकी एसिडिटी कम हो जाती है और पेट में जो अफारा होता है, वो भी धीरे-धीरे कम होने लगता है। अगर आपको पीने में समस्या होती है तो इसके कैप्सूल फॉर्म या टैबलेट फॉर्म भी आते हैं, तो अभी आगे हम बताएँगे कि इसके टैबलेट कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो इसकी जो मात्रा है, वो काढ़ा अगर आप ले रहे हैं तो 20 से 40 एमएल का काढ़ा लीजिए। ताज़े या सूखी पत्ते या पंचांग से भी आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। रस अगर जो ले रहे हैं डायरेक्ट, तो 5 से 10 एमएल रस ही इसका पर्याप्त होता है, उसमें शहद मिला के आप ले सकते हैं और इसको बच्चों में भी आराम से प्रयोग किया जा सकता है। और चूर्ण अगर जो ले रहे हैं, तो आप 1 से 3 ग्राम को चूर्ण को शहद के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। बस इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, जो स्तनपान करा रही हैं, उन महिलाओं को जो है चिकित्सीय सलाह के साथ यानी चिकित्सीय परामर्श के साथ ही इसको लेना है। हालाँकि नुकसानदायक नहीं है फिर भी, थोड़ा-सा ध्यान देना क्योंकि तिक्त रस वाली है, एकदम से पीने पे उनको उल्टी हो सकती है, पेट में मरोड़ वगैरह हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से लेना है। और अगर अधिक मात्रा में लिया जाए, तो ये सुर घूमना, पेट फूलना अथवा मितली ऐसी समस्याएँ भी हो सकती हैं, इसलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखें। सीमित अवधि तक, सीमित मात्रा में ही सेवन करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। जो वात प्रकृति के लोग हैं, यानी कि जिनको हड्डियों में चटर-पटर होता है, शरीर रूखा-रूखा रहता है, वो लोग जो है इसका इस्तेमाल घी के साथ करेंगे या इसका कम मात्रा में थोड़ा प्रयोग करेंगे और चिकित्सीय सलाह के साथ अगर प्रयोग करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इसके बाद थोड़ा-सा जो है अ, लोग जो है कहते हैं कि इतनी झंझट कौन करे, लाओ, काढ़ा बनाओ, बना के पियो। इससे अच्छा एलोपैथिक दवाई लिया, 1 टैबलेट ली, खट से डाला मुँह में और निकल गए। बहुत आसान रहता है। लेकिन ये थोड़ा-सा मैंडेला इफ़ेक्ट जैसा रहता है कि हम लोगों के मानसिक जो है एक प्रकार से सेट हो गया है। लेकिन उसके पीछे का हम नहीं देखते हैं, कि उस एक दवाई के लिए जो है हम घंटों जो है ट्रैवल करके एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें समय लगता है। फिर उस डॉक्टर के पास पर्चे के लिए लाइन लगाते हैं। फिर जब डॉक्टर को दिखाना होता है, वहाँ लाइन लगाते हैं। फिर दवा लेने जाते हैं, वहाँ लाइन लगाते हैं। तो कुल मिला के उस काढ़ा बनाने से कम 10-12 गुना ज़्यादा समय लगता है एक वो टैबलेट लाने में। तो उस टैबलेट लाने में समय नहीं देखते हैं, खाली उसको खाने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग देखते हैं, बहुत ईज़िली पड़ता है। तो अब आप ही सोचिए कि आपको ज़्यादा झंझट किसमें पड़ता है काढ़ा बनाने में या डॉक्टर से दवाई लाने में? तो आप लोग कैलकुलेट अपने आप खुद ही कर लेंगे, आप तो समझदार हैं। अ, अगर लीवर के लिए ले रहे हैं दवाई, तो एक बहुत छोटा-सा नुस्खा है, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। उसमें जो है मुलेठी, भुई आंवला और काल मिर्च, इन तीनों को जो है मुलेठी 2 ग्राम भुई आंवला भी 1 से 2 ग्राम ले लीजिए और काल मिर्च 1 ग्राम। इन तीनों को जो है आप 200 एमएल पानी में उबालिए, उबालते-उबालते जब 50 एमएल बचे, यानी 1/4 बचे या 25 एमएल बचे, 1/8 हिस्सा भी बचा लीजिए। उसको जो है बना के आप अगर पीते हैं सुबह-शाम, तो आप देखेंगे कि आपके पेटों में जो आंतों में जो मल जमा होता है, बहुत कड़क मल रहता है, उसको भी ये ढीला करके साफ कर देता है। किसी भी दवाई से बहुत बड़े-बड़े विरेचन ले लिए और मतलब लूज़ मोशन वाली दवाई ले ली, उससे पेट नहीं साफ हो रहा है,
आप ये नुस्खा लेके देखिए, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा और ये लीवर को एकदम डिटॉक्स करती है, लीवर की सफाई करता है। तो लीवर में जो भी कचरा जमा है, यानी पीलिया से संबंधित जो भी समस्या है, वो भी साफ करेगा। इसके साथ ही आपकी आंतों की सफाई करता है। तो पेट को साफ करने के लिए इसका आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। मुलेठी 2 ग्राम, आंवला भुई आंवला जो है वो 1 से 2 ग्राम और कालमेघ 1 ग्राम। इसको 200 ml पानी में उबाल के 25 ml बचाना है। और दूसरा जो है पेट में कृमि है, यानी पेट में कीड़े जिनको हो जाते हैं, उसमें भी कालमेघ बहुत ही अच्छा उपयोगी होता है। 15-15, 20-20 दिन बहुत लोगों को मोशन नहीं होता है कीड़ों की वजह से, एकदम कुछ भी खाते हैं पेट में सब गायब हो जाता है, लेटरिन के नाम पे कुछ भी नहीं निकलता है। तो ऐसे लोगों में जो है 2 ग्राम आंवला पाउडर, 2 ग्राम मुलेठी और 2 ग्राम जो है आपका ये कालमेघ, इन तीनों को ही मिला के, यानी तीनों को बराबर मात्रा में ले लेंगे 2-2 ग्राम और इसको 400 ml पानी में उबालते उबालते 100 ml या 50 ml करना है, यानी 1/4 या 1/8 हिस्सा उसका बचा लेना है। तो कब्ज में, पेट को साफ करने में, कीड़ों में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। ये सारे कीड़ों को बेहोश करके बाहर निकाल देता है मल के रास्ते। तो आपका पेट साफ होता है और इससे जो है आपका एसजीओटी, एसजीपीटी जो बढ़ा हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से नॉर्मल होता है। मधुमेह में तो हमने अभी बताया, मधुमेह में बहुत ही उपयोगी है। ये जो आंवला, मुलेठी और कालमेघ वाला फॉर्मूला है, ये भी आप अ, मधुमेह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको अर्थराइटिस है, उनको भी 1 चम्मच घी डाल के अगर ये नुस्खा देते हैं, तो उनकी जो हड्डियों की चटर-पटर है, वो भी इसमें बंद हो जाती है। क्योंकि 10 लाख लाने वाली बहुत अच्छी दवाई है। यूरिक एसिड जिनके बढ़ा है, उसको भी ये ठीक करती है। तो जिनको गठिया वगैरह है, उनको भी इसको दे सकते हैं। बहुत से लोगों को मधुमेह के कारण आँखों में धुंधलापन हो जाता है, जो ग्लाइकोमा वगैरह बोलते हैं, डायबिटीज़ के कारण जो है धीरे-धीरे उनकी रेटिना जो है खत्म होने लगती है। किडनी जो है वो धीरे-धीरे खराब होने लगती है। उन सभी जगह पे भी जो है आप कालमेघ को दीजिए, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। बहुत अच्छा शरीर को डिटॉक्स करके किडनी की सफाई करता है, आँखों की रोशनी को थोड़ा बहुत बढ़ाता है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और कालमेघ समाप्त करने से पहले एक छोटा नुस्खा जो है बच्चों के लिए भी मैं बता देता हूँ। बच्चे जो है कालमेघ, आप कहेंगे कि ये तो बहुत कड़वा है, बच्चे नहीं खा पाएँगे। तो बच्चों के लिए कालमेघ को जो है ढेर सारी आप कालमेघ 10-15 ग्राम कालमेघ ले लीजिए, उसको लगभग 16 गुना पानी, यानी कि आपने अगर जो 10 ग्राम कालमेघ लिया है, तो लगभग 150 ml पानी में उबालिए। उबालते बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा थोड़ा-सा पानी जब बचे उसमें, तो उसको छानकर उसमें आप गुड़ मिला लीजिए। जितना आपने कालमेघ यानी 10 ग्राम आपने कालमेघ लिया है, तो उससे 3-4 गुना ज़्यादा जो है, जितना आप गुड़ मिला सकें उसमें। गुड़ को मिला लीजिए, गुड़ को बढ़िया घोट-घोट के छोटी-छोटी गोली बना लीजिए। और छो जो बच्चे छोटे हैं, दूध पीते हैं या 1 डेढ़ साल के हैं, उनको आप वही गोली जो है घिस कर उसमें और थोड़ी-सी शहद मिलाकर आप दीजिए। तो उन बच्चों में अक्सर जो है देखते होंगे पेट में अफारा होता है, और उनको कब्ज़ की भी समस्या होती है, या उनको जब दस्त लगते हैं या लीवर से संबंधित कोई समस्या है या बार-बार बुखार आता है, यानी कि जैसे मौसम चेंज हुआ तुरंत उनको बुखार आ जाता है। तो ऐसे सभी जगहों पे वही आप गोली को घिस कर उसमें शहद मिलाकर आप दीजिए, तो देखेंगे आपको ये सारी शिकायतें जो बच्चों की हैं, वो दूर हो जाती हैं और आपके बच्चे जो हैं, वो बहुत ही स्वस्थ खेलने-कूदने लगते हैं। उनको देखकर आप भी प्रसन्न हो जाएँगे, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और बच्चों को देख-देख के आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो हम लोग देखेंगे नर्सरी स्थापना के बारे में थोड़ा-सा। तो सबसे पहले आप मिट्टी को 1-2 बार सींच लीजिए, यानी कि उसको नम कर दीजिए उसमें पानी डाल के, और 1-2 दिन बाद जब थोड़ी-सी नमी कम हो जाए, यानी कि उसमें कीचड़ वगैरह ना रह जाए, थोड़ा-सा मिट्टी सूख जाए और हल्की-हल्की नमी रह जाए, तब आप उसकी जो है गुड़ाई कर लीजिए। 1 मिनट गायब हो गया ये। हाँ, तो आप मिट्टी की है, जुताई और गुड़ाई कर लीजिए, उसमें जो खरपतवार है उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए, और फावड़े से, या आपके पास ट्रेलर वगैरह मशीन है या ट्रैक्टर है छोटा, तो उससे जो है उसको समतल कर लीजिए बहुत अच्छे से, जुताई-गुड़ाई करके। तो किसी लाठी डंडे से इसको बिल्कुल बराबर कर लीजिए, ताकि आप पानी अगर जो दें, तो पानी एक तरफ इकट्ठा ना हो जाए। क्योंकि अगर आप की ज़मीन बराबर नहीं है, तो आप जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ के पौधे सड़ जाएँगे और जहाँ पानी कम होगा वहाँ के पौधे सूख जाएँगे। अगर बराबर पानी रहेगा, तो सभी पौधों को बराबर पानी मिलता रहेगा,
और वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो उसको समतल बना लीजिए और उनकी जो किनारे किनारे की जो क्यारी है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखिए ताकि बाहर का पानी अंदर ना आ सके। लेकिन अगर आपके यहाँ जल भराव होता है तो इस जो बेड है, यानी कि जो एक जुताई गुड़ाई करके जो हमने मिट्टी तैयार की है, इसको थोड़ा सा 6 इंच या 1 फुट तक ऊंचा बना लीजिए ताकि इसमें पानी जमा ना हो। अगर आपका जो मिट्टी है नीची जगह पे है जहाँ पे पानी जमा होता है तो आप इसको थोड़ा ऊंचा बनाइए, अन्यथा इसको थोड़ा सा नीचा बना के चारों तरफ क्यारी बना वो क्यारियां थोड़ी सी मेड़ वगैरह ऊंची कर दीजिए ताकि पानी बाहर ना जाए। सिंपल इसमें जो है बीजों की बुआई कर दीजिए। छोटे बीज हैं तो ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, और थोड़े से बड़े बीज हैं तो जितने बड़े बीज उतना अंदर। ये एक फॉर्मूला रहता है, जितनी छोटे बीज होते हैं उतना मिट्टी के ऊपर रहते हैं, और जितने बड़े बीज होते हैं उतना ही जमीन जमीन के जो है नीचे उनको बोते हैं। इससे ये होता है कि जो छोटे बीज होते हैं उनको जब फुटाव होता है तो कम मेहनत करनी पड़ती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कम वजन दिया, और बड़े बच्चे हैं तो वो ज्यादा वजन भी उठा सकते हैं। ठीक वैसे ही बीज में भी फॉर्मूला रहता है। जो बड़े बीज होते हैं वो उनकी जो कल्ले फूटते हैं वो मिट्टी को फोड़ के आराम से ऊपर आ सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा अंदर बोएंगे क्योंकि मॉइस्चर भी चाहिए होता है। और ये छोटे बीज तो थोड़े से मॉइस्चर में ही आराम से फूल जाते हैं, तो इनको ऊपर छिड़काव कर देंगे, उससे भी काम चल जाता है। बीज को छिड़क दीजिए, और बीज पे जो है अगर कहीं ज्यादा बीज गिर गए हैं तो उंगलियों से उनको फैला दीजिए। फैलाने के बाद जो है उसके ऊपर जो है मिट्टी की एक कोटिंग डाल दीजिए। उनको थोड़ा सा फावड़े से या हाथ से या किसी समतल चीज से दबा के अंदर कर दीजिए, और ऊपर मिट्टी डालकर उसको ढक दीजिए। एक पतली सी मिट्टी छन्नी से लेके या हाथ से ही उसको ढक देंगे। और कहीं मिट्टी अगर जो बची है, कहीं बीज ऊपर दिख रहा है तो उसको भी ढक देंगे। और इसके ऊपर पॉली बैग या फिर जो आपके टाट का बोरा है, अगर आपके पास टाट का बोरा है तो सबसे अच्छा वही रहता है। टाट के बोरे को भिगो के इसके ऊपर ढक दीजिए, थोड़ा सा पानी देके इस पर पॉली बैग लगा दीजिए, और इसको 6-7 दिन के लिए भूल जाइए। 6-7 दिन बाद आप इसको उठा के देखिए तो आप देखेंगे कि इसमें से कल्ले धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने टाट का बोरा लगाया है तो ध्यान इतना देना है कि उनको ढकने के बाद 2-3 दिन बाद हल्का हल्का उठा के देख जरूर लीजिए, क्योंकि अगर कल्ले फूट कर टाट के बोरे के खेत से बाहर आ जाएंगे तो आपका पौधा जो है उखाड़ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि नीचे जड़े हो जाएंगे और ऊपर पत्तियां, और बीच में आपका टाट का बोरा फंस जाएगा। तो इतना ध्यान देना है कि टाट का बोरा अगर आप बिछा रहे हैं तो उसको बीच बीच में थोड़ा सा उठा के दोबारा से रख दीजिए ताकि बीच के जो कल्ले हैं टाट के बोरे के छिद्रों से ऊपर ना आ जाए। पॉली बैग अगर है आपका तो आप आराम से डाल दीजिए, बस आपको बीच बीच में थोड़ा सा उठा के उसकी नमी चेक करनी है कि कहीं मिट्टी सूख तो नहीं रही है। बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, सिर्फ मिट्टी को नम बनाए रखना है। 7 से 8 दिन बाद आप देखेंगे कल्ले फूट कर निकल आते हैं। अगर पॉली बैग अगर डालते हैं तो उसके अंदर गर्मी की वजह से बहुत जल्दी कल्ले फूटते हैं, तो वो 3-4 दिन बाद ही आपको कल्ले दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 7 दिन बाद आप टाट की बोरी या पॉली बैग हटा दीजिए, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, और आप देखेंगे कि 21 दिन में जो है ये पौधे स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो मिट्टी है, ये जो क्यारी है, उसका चुनाव ऐसी जगह पे करें जहाँ पे 2-3 घंटे ही खाली धूप आती है। बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है नर्सरी के लिए। वहाँ छाया वाली जगह होगी, या छन के अगर धूप आती है तो वो भी पर्याप्त होती है किसी नर्सरी को डालने के लिए। नर्सरी में जब भी पौधे स्थापित करने हैं तो एक ध्यान देना ये रहता है कि उनको लगभग 4 या 5 दिन पहले से ही पानी देना बंद कर दीजिए। गर्मी है तो 2-3 दिन पहले से ही पानी देना बंद कर दीजिए, और जाड़ा है तो लगभग 7 दिन पहले ही पानी देना बंद कर दीजिए। अगर आप पानी देना जब बंद करते हैं तो ये जड़ें बहुत अच्छे से नीचे ग्रो करती हैं। अगर आप बराबर पानी देते रहेंगे तो इनकी जड़ें जो है वो कमजोर और छोटी छोटी होती हैं। तो इतना ध्यान रखना है, पानी सिर्फ आपको मिट्टी को नम बनाए रखना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है नर्सरी में, सिर्फ उतना ही पानी देना है जितने में जो पौधे हैं वो मुरझाए ना। और जाड़े के लिए जो है पॉली हाउस आप बना सकते हैं। गर्मी है तो ग्रीन टेंट वाला जो ग्रीन हाउस होता है वो आप बना सकते हैं। बरसात का मौसम है तो आप नीचे से खुला करके ऊपर से पॉली बैग वाला जो टेंट हाउस है वो बना सकते हैं, या न हाउस बना सकते हैं। और अपना देसी जुगाड़ है, कुछ नहीं मिल रहा है तो सबसे लास्ट में एक देसी जुगाड़ भी दिया हुआ है। उसमें दो तरफ दो बांस या कुछ भी बल्ली वगैरह लगा के उस पे आप घर की जो भी पुरानी झिल्ली पल्ली या फ्लैक्स बोर्ड वगैरह जो आंधियों में गिर जाते हैं, अक्सर सड़कों पे पड़े मिल जाते हैं, उनको आप लगा सकते हैं।
ताकि ऊपर से बरसात का पानी जो है इस पे लग के एक किनारे निकल जाए, और जो हमारे क्यारियों में जो पानी पड़ा है वो सूखने ना पाए उसकी छाया से। इतना ध्यान देना है। आप देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी नर्सरी तैयार हो जाती है। उसको आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, आप उसको खेतों में लगा सकते हैं, आप उसको गमलों में भी लगा सकते हैं, और आप अपने पड़ोसियों के साथ उसको साझा भी कर सकते हैं। आपने कालमेघ की पौधा लगाई, आप उनको दे दीजिए, उन्होंने एलोवेरा लगाया, वो आपको दे दीजिए। इस प्रकार से जो है आप लोग एक दूसरे से पौधे भी साझा कर सकते हैं। तो हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको आप कायम कीजिए। इससे जो है बहुत अच्छी खुशी मिलती है, क्योंकि पैसे देने से, पैसे लेने से सिर्फ लालच बढ़ता है। लेकिन आप अपने घर की लौकी, तुरई और ये जो फूल के पौधे, औषधि पौधे, ये जब आदान प्रदान करेंगे तो एक मन की खुशी, जो आनंद मिलता है, उससे हमारा मानसिक तनाव भी बहुत कम होता है, और हमारे पड़ोसियों के साथ जो संबंध है वो भी बहुत मजबूत होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो उसके मन में यही आता है कि बहुत बड़ा अपने आप को पैसे वाला समझता है, और नहीं देंगे तब कहेगा देखो यार पैसे की जरूरत थी फिर भी पैसे नहीं दिए। तो दोनों ही सूरत में जो है निंदा का विषय रहता है। लेकिन अगर आप लौकी किसी को देते हैं तो आपके मन में जो है, उसके उसके मन में आपके प्रति, और आपके मन में उसके प्रति जो है स्नेह भाव और बढ़ता जाता है। तो आप लोग ढेर सारे पौधे लगाइए, और आपस में जो है एक दूसरे का साझा कीजिए। और कोई भी अगर प्रश्न है किसी का भी नर्सरी संबंधी, या आपके कालमेघ से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी अगर आप समाधान पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। या तो सबको सब कुछ समझ में आ गया है, और या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है। दोनों ही सूरत में मेरा नंबर जो है, पीडीएफ जो शेयर करूंगा उसमें भी दिया रहता है। अक्सर हम लोगों की राइस की चौपाल होती है, उसमें भी हमारा नंबर शेयर कर देते हैं। तो किसी को कोई भी कभी भी क्वेश्चन हो तो आप टाइप करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं उसका जो है जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, और मैं आपकी लोगों की सभी की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। और मिशन समृद्धि की नमस्कार तरफ सर। से। जी जी जी, बताएं। इसमें भी। थोड़ा आपने वो कालमेघ के बारे में, शुगर के बारे में जो बताया, तो थोड़ा एक बार थोड़ा दोहरा सकोगे क्या? हाँ, शुगर जो है कालमेघ ऐसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है शुगर में जो है कब्ज हो जाती है। और शुगर क्योंकि लीवर से रिलेटेड बीमारी है, लीवर और पैंक्रियाज से रिलेटेड बीमारी है। क्योंकि जो हमारा पैंक्रियाज है इंसुलिन ठीक से नहीं निकाल पाता है, और जो निकालता भी है वो फैट जमा होने के कारण ठीक से कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाता है। तो कोशिका तक पहुंचाने के लिए और इंसुलिन निकालने के लिए लीवर और पैंक्रियास दोनों को काम करना पड़ता है, और ये जो कालमेघ है दोनों पे जाके क्रिया करती है, क्योंकि इन दोनों के ही जो रस निकलता है वो तिक्त रस का होता है। तो आप कालमेघ का काढ़ा बना सकते हैं, डायरेक्ट कालमेघ भी ले सकते हैं। और काढ़ा बनाने के लिए आप 2 ग्राम मुलेठी, 2 ग्राम आंवला, और 1 ग्राम या 2 ग्राम कालमेघ। अगर आपको लूज मोशन है तो 1 ग्राम ले लीजिए। अगर लूज मोशन नहीं है, आप ठीक ठाक हैं, तो आप लगभग 2 ग्राम कालमेघ मिक्स करके 200 ml या 400 ml पानी में उसका काढ़ा बनाएंगे। एकदम रिड्यूस करके 50 ml, 25 ml, जितना भी आप कम करेंगे उतना ही वो ज्यादा फायदा करेगा। और आपको कम लेना भी, इंटेक भी आपको कम करना पड़ेगा। तो आप उसको सुबह शाम खाली पेट अगर लेते हैं तो आपका शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, आपका लीवर स्वस्थ होता है। इसका पाउडर मिलता है ना सर? हाँ, इसका पाउडर भी मिलता है। आप इसके पाउडर को भी जो है काढ़ा बना के या डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर शुगर के पेशेंट हैं तो उसकी पानी में डाल के, मैं गोलियां बताते हूँ। इसका पौधा अगर आपके घर में लगा है तो इसकी पत्तियां, पंचांग पंचांग में 5 अंग होते हैं: फल, फूल, पत्ती, और जड़, और डंठल यानी उसका तना। ये पांचों अंग जो होते हैं, यानी कि समूचा पौधा आप उखाड़ के उसको पीस लीजिए। पीस के छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, लगभग चने बराबर। चने से थोड़ी बड़ी बनाइए, क्योंकि सूखने के बाद वो चने बराबर हो जाएगी अपने आप। तो बड़ी बड़ी सी गोलियां बना के उसको आप धूप में सुखा लीजिए, या छाया में भी सुखा सकते हैं। और दो दो गोली सुबह शाम उसकी अगर आप लेते हैं गर्म पानी से, तो वो भी जो है आपके शुगर को भी बहुत अच्छा करता है।
इवन देन आपको कोई आस-पास में किसी को बच्चा हुआ है और उसको जो बुखार आता है, जिसको हम प्रसूति ज्वर बोलते हैं, वो किसी भी दवाई से जल्दी नहीं जाता है, जिसको हम बोलचाल में टाइफाइड या प्रसूति ज्वर यानी जो जच्चा बच्चा के बाद जो बुखार आता है, तो वो बुखार इससे बहुत जल्दी ठीक होता है। बहुत सारे हमारे जो सत्र में जो भाग लेते हैं, उन्होंने हमारे साथ साझा भी किया है और पहले हम लोग इधर लखनऊ में एक जगह जाते थे विज़िट करने, तो वहाँ पे भी कई महिलाओं ने ये हमें नुस्खा बताया कि हम लोग जो है कालमेघ को सुखाकर उसकी गोलियाँ बना के, जो बच्चे होते हैं, उसके बाद जब महिलाओं में अक्सर कमज़ोरी की वजह से बुखार आना शुरू हो जाता है। वो जल्दी जाता नहीं है, उसको हड्डियों में समा जाता है, ऐसा कहते हैं। वो बुखार इसी कालमेघ सिर्फ़ इस कालमेघ से ही ठीक होते देखा गया है। वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ साझा किया था अपने अनुभवों को। उन्होंने बताया कि हम लोग तो सिर्फ़ कालमेघ ही 2-2 गोली सुबह-शाम गर्म पानी से देते हैं और बहुत पुराना 6-6, 8-8 महीने पुराना बुखार था, वो भी ठीक हो गया और इससे खून भी बढ़ता है, क्योंकि एनीमिया भी उन लोगों को थी, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट ऐसे करके खून था और बताते हैं कि कालमेघ लेने से ही उनका जो रक्त है, वो 12 पॉइंट तक जो है बढ़ गया। तो ये खून बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है और शुगर को भी ठीक करने में बहुत बढ़िया मदद करता है। और किसी का कोई प्रश्न है कालमेघ से रिलेटेड? जी सर, थैंक यू।